17-16 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया है, तो ठीक है, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Cognition is our topic. Today's topic, cognition means thinking, a thought process in which we study about thinking and the reasoning. And here is a some examine question: how we can define thinking, what is cognition, how we can define the process of reasoning, how we solve these problems, and how we can decide and judge the people. So these are related to all cognition science, cognitive psychology, cognitive process. So you can simply say that is a thinking process, is a mental process. So today's topic is all about a thinking, is all about a thinking. So first we have defined what is cognition, what is cognitive system. So cognition and cognitive system means what? Cognitive means, I told you that is a thought process, is a process of thinking. And it is a process of what? You will be defined in a system. It is a systematic structure. The first we have to be know, then after that intellectual process is made. We start from beginning of data collection, and then we are well aware and we are well known of the content, and then we develop some perception of ideas. So cognition is what? Is a process of knowing something. It is a process of gathering the data, and then they build up your perception and ideas. यानी जो भी कुछ आपके इस वक्त सोच और ख्याल में आता है, वो सब कुछ आपके एक दिमाग का ही एक की तश्कील है. ये तभी मुमकिन है जब आपके माइंड में बहुत सारा एक इनपुट होगा, आप उसी से एक परसेप्शन डेवलप करेंगे. That's how the cognition system is developed. And there is a basic question where the thought comes from, how they work. ये सोच और ख्याल कहाँ से आता है और इसके पीछे एक क्या प्रोसेस है. So that is the field of psychology which is named as cognitive psychology, जो एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की विच इज फोकस ऑन व्हाट? मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है. और जब हम बात करते हैं थिंकिंग या मेंटल प्रोसेस की, तो इट्स टू लॉन्ग. इसमें थिंकिंग शामिल है, इसमें मेमोराइजेशन शामिल है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जजिंग, रिमेम्बरिंग एंड द लैंग्वेज एज वेल. कि वेन एवर वी स्पीक, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं इनकोड कर रहा हूँ, फिर मैं डिकोड कर रहा हूँ, फिर मैं अपने परसेप्शन के साथ इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कहीं कहीं मैं मेमोराइजेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं मैं चीज़ों को इवेल्युएट एंड जज कर रहा हूँ. बिल्कुल ऐसे ही व्हेन यू लिसन ऑल दीज थिंग, तो आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसको डिकोड कर रहे हैं. लेकिन फिर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इनटू थ्री बेसिक एरियाज. वन इज थिंकिंग एंड रीजनिंग. ठीक है, कि हाउ डू वी थिंक एंड हाउ डू वी पुट द रीजन. सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. एंड फाइनली लैंग्वेज, हाउ द लैंग्वेज वर्क. कि लैंग्वेज भी थॉट प्रोसेस का पार्ट है. जो कुछ हमारे दिमाग में होता है, हमारे सोच में, ख्याल में होता है, वो जबान जो है उसकी अक्कासी करती है, रिफ्लेक्ट करती है. कि जो भी कुछ हम जबान से बोल रहे हैं, ऑल माई वर्ड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ माई थॉट. या यू कैन से दैट वी कैन वेल प्रेजेंटेड आवर थॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज एक मीडियम है जो हमारी सोच और ख्याल को, हमारी कॉग्निशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे. मिसाल तौर पर गुस्सा आता है तो ये एक जहन में है, और उस गुस्से का बिहेवियर इजहार करेंगे तो लफ्ज़ों के ज़रिए. आप, हमारे पास नॉलेज हम शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लैंग्वेज. तो ये तीन हम कंटेंट देखेंगे, फेजेस देखेंगे. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या कुछ शामिल है, आई विल रिपीट इट अगेन. इट इज़ अ स्टडी अबाउट व्हाट? इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ द पीपल परसीव, how the people learn, how the people keep memorizing the data, and how they think about the information. All those information that is in their mind, that is in their mind will be counter reply according to that. सही है. यानी हम थिंकिंग को कैसे इवेल्युएट होती है, थिंकिंग कैसे बनती है, यानी हमारे जहन में पहले इंफॉर्मेशन आएगी, डाटा आएगा, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ इट एक परसेप्शन डेवलप होगा. ठीक है. ये यहाँ पे इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरह से हम मसलों को हल करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, हम जब मेमोराइजिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, फोकस अटेंशन करते हैं, उसके लिए हम सोच को, कॉन्शियस को, थिंकिंग को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. राइट. सो एक वर्ड हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, थिंकिंग.
तो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट अबाउट द थिंकिंग? सो व्हाट इज थिंकिंग? तो ऑथर कहता है थिंकिंग क्या है, रॉबर्ट फेल्डमैन अपनी किताब में मेंशन करता है कि थिंकिंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। थिंकिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल इमेज। कभी भी कोई सोच या ख्याल आती है या तस्वुर आता है तो वो एक इमेजिनेशन है। यानी क्या मतलब, अल्फाज बाद में बनते हैं, इमेज पहले है, तस्वुर पहले है। यानी अगर मैं कहूँ सोच की कोई शक्ल है, नहीं, बिल्कुल एक पानी की तरह से है, वाटर की तरह से है कि जिस सांचे में ढलता है वैसा ही वो शेप अख्तियार कर लेता है। तो सोच और ख्याल की अपनी कोई एक शक्ल है। यानी हम जब भी कुछ सोचते हैं तो वो एक प्रोटोटाइप मेंटल इमेज में बन जाता है। यानी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है, ख्याल क्या है, इज अ मैनिपुलेशन ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके जहन में जा रही है वो किस मायनों में जा रही है, किस परसेप्शन में आपके माइंड में डेवलप हो रहा है। तो थिंकिंग क्या है, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, कम्युनिकेटिंग, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ थिंकिंग। ऑलराइट, इसी तरीके से थिंकिंग के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, मेंटल इमेज। यानी अगर मैं कहूँ कैट, तो जैसे ही मैंने बोला कैट तो आपके जहन में एक कैट का तस्वीर आता है। मैंने बोला ब्लैक कैट, आपके जहन में आया, ठीक है। मैंने कहा कैट वुमेन, आपके जहन में वो फिक्शन करेक्टर जहन में आ गया, ठीक है। मैंने कहा टाइगर, आपके जहन में एक टाइगर आ गया। मैंने कहा ब्लैक पेंथर, आपके जहन में करेक्टर क्रिएट हो गया। हम जब भी कोई एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा जू, तो आप जब जिस जू को देखा है या जिस जू में आपने विजिट किया है या जू को देख के आपके जहन में एक जो भी परसेप्शन डेवलप है वो माइंड में क्लिक हो जाएगा, ब्लिंक कर जाएगा। तो जैसे ही हम कोई अल्फाज बोलते हैं या कोई लफ्ज़ सोचते हैं तो उसको लेके हमारे मेमोरी में बहुत सारा एक डेटाबेस है। mental images, representation of mind of object, any event, any people, any place, anything about it. So you can say that thinking क्या है, is a representation है of mental image। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। अब एक और बात, जब हम अपने माइंड के अंदर चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल है ड्रॉअर की। कि जैसे आपके पास एक कबर्ड है और उसमें आपके पास 4 ड्रॉअर्स हैं और आपने अपना डाटा बनाया। कैसे कैसे आपने डाटा ऑर्गेनाइज किया? जैसे कि अभी ओपनिंग के अंदर एक कोई स्टूडेंट जो है वो जोर से चिल्ला रहा था, अरे मेरा पॉइंटर कहाँ है, अरे मेरे मार्कर कहाँ है, घर के अंदर ऐसे शोर मचा रहा था। तो अब इसको आपने क्या किया, आपने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि भाई फर्स्ट ड्रॉ जो है वो फर्स्ट ड्रॉ में मैंने सारी स्टेशनरी रख दी, सेकंड ड्रॉ में मैंने अपनी नोट पैड जो है वो नोटिंग के लेक्चर नोट्स की नोट्स रख दी। अच्छा जी, थर्ड के अंदर आपने क्या किया, आपने कहा मेरे गैजेट्स की एसेसरीज हैं, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, उसकी हैंड फ्री चार्जर। अच्छा जी, फाइनली जो है उसके अंदर आपने जो है वो अपने साथ एक और कोई कैटेगराइज कर दी चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट टू द टेक्स्ट बुक और ये समथिंग नोट्स, वो आपने मटेरियल। तो अब आपने टैगिंग भी कर दी, नोट्स, स्टेशनरी, राइटिंग लेक्चर नोट्स और गैजेट्स, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपको मुश्किल नहीं होगी, अब जब जब यूज़ करें आप वहीं रखते चले जाएं। आपने चीज़ों को क्या किया, अलाइन कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। और आसान लफ्ज़ों में कहूँ, जो मैं कि समझाना चाहता हूँ आपको, हमने कैटेगराइज कर दिया। हमने चीज़ों को क्या कर दिया, हमने एक कैटेगरी क्रिएट कर दी है, ठीक है। और जब भी हम बोलते हैं ना कैटेगरी, तो चीज़ों को कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि चीज़ों को हमने बहुत छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब एक छोटी सी फाइल को आप छट बना देते हैं, ये फला कोर्स की है, ये फला कंटेंट है। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा ख्याल है, ये जो हमारी थॉट्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं वो उसको ऐसे ही चंक्स में बांट देती हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। यानी जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं वो वर्ड क्लिक करता हूँ अब सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड डाटा है माइंड में वो सब क्लिक हो जाता है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सर हमारे कॉन्सेप्ट सही नहीं है। सर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, व्हाट डज इट मीन? कॉन्सेप्ट का मतलब है क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट का मतलब है कैटेगराइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन। जैसे कि चलो भाई, बर्ड हैज विंग एक तरफ कर दिया, अब बर्ड हैज नो विंग एक तरफ कर दिया, अ बर्ड हैज एग, अ बर्ड विच गिव बेबीज, ठीक है। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, हार्निवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ये आपने क्या किया, आपने अकॉर्डिंग टू सम फ्यूचर क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया,
ठीक है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, आपने ओ सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, अच्छा आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने चीजों को क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया। तो हर चीज का एक छोटा सा एक सिंगल यूनिट कह लें वो हमारे माइंड में होता है, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब एक छोटी सी किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट लेके आपने उसकी माइंड में अपने पास एक लफ्ज़ अगर मैं कोई सा भी बोलूँ तो आपके जहन में उसको लेके बहुत सारा एक डाटा जो है वो मौजूद है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, क्लैरिटी है, चीज़ों को कैटेगराइज करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हमने कहा चलो डोमेस्टिक अलग कर लेते हैं, वाइल्ड अलग कर लेते हैं। फिर डोमेस्टिक के अंदर भी हमने कहा अच्छा कौन कौन से आते हैं, डॉग कैट काउ, अच्छा उसमें भी हम ऐसे कर लेते हैं जो प्योर ब्रीड है, जो मिक्स ब्रीड है। फिर उसके बाद भी हम उसको, और इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर सब फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसी के ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें सर्च करने में मुश्किल नहीं होती। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन जब आप कोई रिप्लाई करते हैं अपने माइंड से, और जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो तो आप आराम से जाते हैं अपने माइंड से और वो डाटा आपको रिप्लाई बैक कर देते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आपके माइंड में बहुत सारी कैटेगराइजेशन के बाद गड़बड़ाइजेशन हो, सारी फाइल इधर हौच पौच हुई हुई हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो, तो फिर आपको पता ही नहीं होगा कि कब क्या कौन सा आइडिया आप, तो आप इसको लिंक ही नहीं कर पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे चीज़ों के बारे में यही एग्जाम्पल सजेस्ट की गई है कि हम जो दुनिया को कैटेगराइज करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, यानी द वर्ल्ड एज यू सी, द वर्ल्ड एज आई सी, द वर्ल्ड एज यू परसीव इट। तो आपने दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट हैं, प्लेस हैं, पीपल हैं, इवेंट है, उनको लेके कोई एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, या अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाए अपने पास एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से, अपने फैमिली बैकग्राउंड से, अपनी एजुकेशन से, अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से एक कॉन्सेप्ट्स बने हुए चीज़ों को, जो कि माइंड के अंदर छोटी छोटी चंक्स की शक्ल में प्रॉपर्टीज बनी हुई। और जब भी वो हमारे सामने आते हैं हमें कॉन्सेप्ट, सर्कल फॉरन से आ जाएगा 360, 180, 180, ट्राइंगल आपने कहा 90, 90, 90, 390 ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्वलिटी ट्राइंगल, तो ये फॉरन से माइंड में आपके एक क्रिएट होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब अगली बात, पहले तो हमने ये सीखा कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, अ मेंटल इमेज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल इमेज। फिर हमने देखा कि चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई, चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है। और उसके बाद फिर हमने ये सीखा, अच्छा उसके बाद फिर हमने ये सीखा कि हम किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ड्रॉ द कंक्लूजन। अच्छा इन्फ्रेंस के मायने क्या होते हैं बेटा? इन्फ्रेंस मीन्स कंक्लूजन विड्रॉ फ्रॉम एनीथिंग। इन्फ्रेंस मतलब नतीजा खस करना, इन्फ्रेंस मीन्स डिसीजन मेकिंग। तो जब कभी भी इंसान को कोई एक किया जाए कि यू हैव टू बी चूज दीज ऑफ टू, तो आप क्या करोगे? यू विल चूज द बेस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि हम जब चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे सामने क्या कुछ होता है। अच्छा एक पॉइंट, स्कीमा। स्कीमा क्या है? जनरल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड एक्सपेक्टेशन अबाउट टॉपिक, इवन ऑब्जेक्ट, पीपल एंड द सिचुएशन। आपके जहन में छोटी छोटी कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसको स्कीमास कहते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके। आपने कहा अच्छा कॉग्निशन, अच्छा थिंकिंग, अच्छा माइंड, अच्छा सोच, तो आपके पास पहले से ही कोई एक एक डेवलप आइडियाज होंगे उस टॉपिक को लेके। हमने कहा अच्छा भाई इस्लामाबाद जा, अच्छा भाई हम कनाडा जाने वाले हैं, अच्छा हम तुर्की जाएंगे। आपके जहन में कोई एक उसको जगह को लेके बहुत सारे कुछ जजमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर किसी सिचुएशन को लेके ये स्कीमास होते हैं। अब एक और बात है, स्क्रिप्ट क्या होता है? स्कीमास अबाउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड एक्शन एक्सपेक्टेड टू अकर इन पर्टिकुलर सेटिंग। व्हाट डज इट मीन? अब मैं आपसे कहूँ कि एक सफरनामा लिखें या एक बात बताएं आप, तो आपके पास पूरी स्क्रिप्ट की तरह से माइंड में स्टोरी की तरह से बिल्डअप होगी कि ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ऐसा है। तो ये आपने स्कीमास के सीक्वेंस अरेंज कर दिए, इवेंट एंड एक्शन। ये हम कैसी बात करें कि हमारी जो सोच और ख्याल है उसके अंदर जो एक तस्वुर आता है वो उसकी कुछ एक सीक्वेंस है, वो स्कीमाज हैं। यानी किसी भी चीज़ को लेके
आपने पूरी एक स्टोरी आपके माइंड में है और उसको लेके सीक्वेंस किया है, स्क्रिप्ट बन जाता है पूरा, लाइक जस्ट लाइक एन स्क्रिप्ट। तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं हम। अब हमारे पास अगली बात है वो है रीजनिंग। थिंकिंग के साथ, थिंकिंग तो हमने, ठीक है, थिंकिंग तो हमने देख ही लिया, जो है वो ठीक है। थिंकिंग तो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो कग्निशन प्रोसेस हैपन होता है उसमें। फिर हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, और फाइनली फिर हमने अभी जो देखा कैटेगराइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन। और कॉन्सेप्चुलाइजेशन और कैटेगराइजेशन का जो सबसे बड़ा रिजल्ट है, जो अभी हम वी विल डिस्कस लेटर ऑन एज वेल, कि हम उससे डिसीजन विड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंस, वी मेक इन्फ्रेंस, वी मेक कंक्लूजन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज रीजनिंग। Man is a rational animal. We are said to be human because of what? Because we are the rational being. ठीक है, we are different from the all other species because of what? Because we have a reason. We use our mind, and we use our mind, and mind has a function to give reason. Now this topic tell you how we define, हाउ वी अंडरस्टैंड द थिंग, हम सोचते कैसे हैं, हमारी रीजनिंग का तरीक़ाकार क्या है। वट एवर द आर्गूमेंट यू हैव, यू विल बी डिलीवर विद सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग, कि मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये मेरा बिलीव है, क्यों, रीजन, तो यू विल गिव रीजन। वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ रीजन, वन इज फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल। फॉर्मल मैथमेटिकल होती है, ज्योमेट्रिकल, लॉजिकल, अर्थमेटिकली, जो कि कंप्यूटिव होती है, क्वांटिफाई होती है। कुछ लॉजिकल होती है, जब हम लॉजिक देखते हैं तो लॉजिक मीन्स सम आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम डिडक्टिव और इंडक्टिव यूज करते हैं। व्हाट डज इट मीन? यू कैन सिंपली से दैट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, सम इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स and some is based on an argument, on the premises. On the premises means the statement. For example, I say that it would be rain, कि बारिश होगी। क्यों होगी? महकमा मौसमियात ने कहा weather is too cloudy and humidity है, इतने facts हैं, इतने percentages हैं। This one is a inductive reasoning. It is based on the fact. It is based on the percentage. Acha, if Mr. A is a very good student, how you can say that he's a very good student? Give reason. You will say that his GPA 3.8 hai, he scored 3.8 GPA, and every time he will appear in accounts paper, he will score 90 plus marks. Oh, that's why you say that he's a good student. So you will provide the probability, you will provide the statistics. This one is inductive. Inductive is mainly the science, scientific reasoning. जितनी भी साइंस है वो एक्सपेरिमेंट, फैक्ट्स, परसेंटेज के बेस पर है। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि फिलोसफिकल है। वो क्या है कि भाई ऑल क्रोज आर ब्लैक, सो व्हाई यू से द ऑल क्रोज आर, आई सॉ अ 15 मिलियन क्रो the whole life actually, and all seem to be like black. Therefore, I conclude that all crow are black. जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अब तक मैंने कौवे काले ही देखे हैं। इसका मतलब ये है कि कौवे होते ही काले हैं। ये रीज़न आपने क्या दी, या आपने अपनी अक्ल से, प्रेमिसेस से, रीज़न से दी। तो ये दोनों फॉर्मल फॉर्म है रीजनिंग की। लेकिन एक इनफॉर्मल भी रीजनिंग होती है, जिसे आप तुक्का कहते हैं। मेरा दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा होगा, शायद यूँ हो, शायद वो हो, है ना। ह्यूरिस्टिक फॉर्म ऑफ थिंकिंग, रूल ऑफ थंब, क्या मतलब? देयर इज नो रूल ऑफ थंब, कोई फिक्स रूल नहीं है। आपका क्यों करा भाई? मैंने, आप एक शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे आपने रैंडम चीजें पिक कर ली, आपने कहा कोई अक्ल लगाई, कोई लॉजिक लगाई, कोई रेशनल लगा, नहीं नहीं, बस मुझे लगा तो मैंने ले लिया, मुझे जो लगा मैंने वो कर लिया। ह्यूरिस्टिक थिंकिंग क्या है? अच्छा, आपको पता था क्या? ये आपको आता है कैसे सिस्टम सही होगा? आपने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं अपना दिमाग लगाया, इसको ऑन किया, ऑफ किया, ऐसा किया, आलो हो गया। तो ये तो ह्यूरिस्टिक थिंकिंग है, रूल ऑफ थंब है, नो फिक्स रूल। एक होती है डायलैक्टिक थिंकिंग। अच्छा, डायलैक्टिक क्या है? डायलॉग्स होते हैं, दो तरफा डायलॉग्स हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं। बात के दौरान एक रिजेक्ट है तो एक अफर्म है, और इसी दौरान वो किसी न किसी एक नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि अच्छा चलो सही है, बातों से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बात ज़्यादा दुरुस्त है। ये इनफॉर्मल फॉर्म है। डायलैक्टिक जो है वो डायलॉग स्पेसिस पे, ये भी इनफॉर्मल है, ह्यूरिस्टिक भी इनफॉर्मल है। तो हमने देखा क्लियरली कि रीजन जो है वो किस तरह से जो है वो की जाती हैं। एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है।
फॉर्मल के लिए मैंने क्या कहा आपको, ज्योमेट्री, मैथ्स, लॉजिक, और लॉजिक के अंदर पे डिडक्टिव, इंडक्टिव है। ठीक है जी, जैसे कि इसको डबल क्लिक करते हैं हम, रीजनिंग। तो रीजनिंग मैंने, आई विल टोल्ड यू दैट रीजनिंग क्या होती है, द इंफॉर्मेशन यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट। रीजनिंग मैथमेटिकल होती है, जैसे कि हमने देखा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, ज्योमेट्री, मैथ्स। और एक रीजनिंग जो है वो सिलोजिस्टिक फॉर्म है, यानी इसका मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। जैसे मैन इज मॉर्टल, मिस्टर ए इज मॉर्टल, देयरफॉर मिस्टर ए इज ऑल्सो may Mr. A is a man and Mr. A is also mortal. जैसे हम कहें Socrates is a man, Socrates is also mortal. तो यहाँ पे हमने रीजन दी कि A is B, B is C, therefore A is D। तो ये सिलोजिस्टिक है जिसमें हम कंक्लूजन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग, रीजन ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने यही देखा, इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, उसके बाद अभी रिफ्लेक्टिव थोड़ी देर में देखते हैं। फॉर्मल रीजनिंग हमने क्या पढ़ा कि ये मैथमेटिकल है, इंटेलिजेंट टेस्ट के ऊपर है, कंप्यूटेटिव है। इसी तरीके से जिसमें एग्जाम्पल है, एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है जिसका वन पॉसिबल आंसर होता है। मैथ्स एंड ज्योमेट्री जैसे ये एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक इन वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने की। तो कंप्यूटर जो है वो एल्गोरिथम, कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो एल्गोरिथम बेस्ड होती हैं। इस तरह लॉजिकल रीजनिंग हमने आपसे बात की थी, डिडक्टिव और इंडक्टिव आपके सामने है कि इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल है और डिडक्टिव जो है वो जर्नल टू स्पेसिफिक है। इंडक्टिव मैंने आपको बताया कि बेस करती है किस पे, प्रोबेबिलिटी पे, फैक्ट्स पे, परसेंटेज पे। और डिडक्टिव बेस करती है आपकी रीजंस के ऊपर। ये देखिए आपके सामने आ गई सिलोजिस्टिक रीजनिंग जो कि मैं आपसे बात कर रहा था कि एक एक स्टेटमेंट क्या है कि ए इज बी, दूसरा क्या है बी इज सी, तो कंक्लूजन क्या निकला ए इज सी। तो ये जो रीजनिंग है ये सिलोजिस्टिक रीजनिंग है। इसी तरीके से एक और आपके सामने एग्जांपल है डिडक्शन और इंडक्शन की। इफ इट रेन आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद, इट इज रेनिंग आई टेक एन अम्ब्रेला विद मी। तो ये कैसी रीजनिंग है, ये डिडक्टिव हो गई। जॉन स्टडी अकाउंटेंसी एट यूनिवर्सिटी, ओके। जॉन वर्क्स इन एट एन अकाउंटेंट ऑफिस, ओके। वो पढ़ भी रहा है और काम भी करता है, देयरफॉर जॉन इज एन अकाउंटेंट। बिल्कुल ठीक कहा, वो पढ़ता भी यही है और करता भी यही है जॉब। इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी आपके सामने रख दिया, डिडक्टिव और इंडक्टिव। इंडक्टिव मैंने कहा कि फैक्ट्स है और डिडक्टिव मैंने आपको बताया कि प्रीमिसेस यानी स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग है। ठीक है, और ये आपके सामने आ गया कि इंडक्टिव वर्ड, जैसे कि देखो वी आर टीचिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं और फेमिलियर वर्ड के साथ। और व्हेन यू मेक अंडरस्टैंड दिस, तो आप उसको जब रीराइट करेंगे, एग्जाम में आंसर करेंगे तो पर्टिकुलर कर देंगे। तो मैंने जर्नल टू पर्टिकुलर किया, और जब आप उसको दोबारा आंसर करेंगे तो पर्टिकुलर टू वो जर्नल टू फिर पर्टिकुलराइज करेंगे। तो ये जो लर्निंग और स्टडी का मोड है वो भी इसी तरह से है, जर्नल टू पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर टू जर्नल। तो इंडक्टिव में ऐसे ही होता है कि बहुत जनरल सा एक ऑब्जर्वेशन है, उसको देख के फिर एक थ्योरी बना दी जाती है। और डिडक्टिव में हमारे पास जो है वो चीज़ों को रिड्यूस करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट की बात हम बात करते हैं। और इनफॉर्मल लीजिंग के बारे में तो हमने बताया कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपनी इनसाइट से और चीज़ों से। तो रूल ऑफ थंब मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर वो वांट टू डिटरमाइन द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, अ फैक्ट्री ओनर वो वांट टू बूस्ट प्रोडक्शन। सो ये क्या है, इनफॉर्मल है। ये इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ, जैसे इसकी एग्जांपल है आपके सामने कि उसने कोई मैथ्स अप्लाई नहीं करी है ड्यूरिंग द शॉपिंग, उसने अपनी दिमाग लगाते हुए अपनी बजटिंग कर ली कि ये अच्छा है, ये महंगा, ये सस्ता है। कोई मैथ्स फार्मूला ज्योमेट्री लगा के वो कैलकुलेट करे और फिर उसके बाद जवाब दे। तो ह्यूरिस्टिक थिंकिंग के अंदर बस यही है कि एक्यूरेसी नहीं होती, चांसेस ऑफ एरर भी होते हैं जब हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा एक और टॉपिक जो हमारा फाइनल टॉपिक है आज का, वो है जो हमने देखा, हमने क्या सीखा, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्यों पढ़ा हमने, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ज़रूरी है और इसका थिंकिंग से क्या लिंक है। whenever we deal with the problem, whenever we facing the problem, we need to think the solution, and between them the thinking arise. You can say that there is a thinking, there is a problem, and the opposite side there is a solution, and between them there is a thinking. So we are thinking when we are confronted and deal with the
विद द प्रॉब्लम। तो यानी जो हमारी सोच और ख्याल है वो नतीजा ही हमारे मसाइल का है। तो बड़ी अच्छी बात है। यानी हम सोचते कब हैं, जब हम किसी भी चीज़ का हल निकालते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद थिंकिंग जो है वो यूज़ होती है। तो अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। यानी हम जब सोचते हैं, जब हम अपने मसलों को हल करते हैं, तो हमारे माइंड में किस तरह से उसके सॉल्यूशंस आते हैं। या तो हम चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। अगर हम चीज़ों को अरेंज करते चले जाएं, वेल ऑर्गेनाइज करते जाएं, तो काफ़ी सारे मसले हम हल हो जाएं। चीज़ों का मिल जाना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, ठीक है। तो हम जब भी कोई प्रॉब्लम, गाड़ी पंचर हो गई है, ख़राब हो गई है, चीज़ें सही नहीं, तो अरेंजमेंट है, चीज़ों का तरतीब से होना। दूसरा, स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बेसबॉल इज टू बैट एंड टेनिस इज टू बॉल होगी, तो ये दोनों का एक लिंक स्ट्रक्चर होना, 2 4 3 4 5 नंबर्स इस तरह से। या तो हम चीज़ों को हल करते हैं उसके स्ट्रक्चर को दुरुस्त करके, या फिर अरेंज करके, और फाइनली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है कि एक जार में 28 बॉल है, एक जार में 12 बॉल है, एक जार में 20 बॉल है। और अगर हम उसको इक्वल जार बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा जार में 8 बॉल्स हैं उसको निकाल के 12 के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह 20 20 20 तीनों जार क्या हो जाएंगे, कंप्लीट एंड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। और जब कभी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है। प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है। यहाँ तक एक कोटेशन है कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हाफ सॉल्व। अगर आपको मसला पता लग जाए तो मसला तो वहीं ख़त्म हो जाता है, आधा मसला तो वहीं हल हो जाता है। व्हेन यू रिकॉग्नाइज व्हाट द प्रॉब्लम इज। सेकेंड, फिर आप ऑल्टरनेटिव देखते हैं, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं और उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसको चूज कर लेते हैं। और ये सब कहाँ होता है, ये सब आपके थिंकिंग प्रोसेस में या आपके माइंड प्रॉब्लम मेंटल प्रोसेस के अंदर मौजूद होता है। अब अपनी इंसाइट को देखते हैं कि किस तरह से, देखें ये आपके सामने फ्लो चार्ट है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ये 3 स्टेजेस हैं, प्रिपरेशन है, प्रोडक्शन है और फिर जजमेंट है। प्रिपरेशन में क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को डायग्नोज करना, मसले की रूट तक जाना। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में उससे पॉसिबल जितने सॉल्यूशंस आपके जहन में हैं वो सब आपने यहाँ पर, आपने कहा यार मुझे लॉकडाउन है, कोविड है, चीज़ें बंद हो जाएंगी और ये फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन ऑफ होंगे, वी हैव 3 डेज, ये सारे प्रॉब्लम है और हमें स्टोर करना है और ये लिमिटेड इनकम है, ओके, ये सारे मसले एक तरफ कर दिए। प्रोडक्शन आपने कहा चलो ऑल्टरनेट देखते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम यू बाय कर सकते हैं, हम 3 मंथ्स का एक साथ बाय कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम कट डाउन कर सकते हैं। अब आपने ऑल्टरनेट सोल्यूशन रखना शुरू कर दिए। एंड फाइनली फिर उसमें से आपने देखा नहीं ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है, A to Z आपने ऑप्शंस क्रिएट किए थे। बल्कि A to Z में तो 26 होते हैं, मैं तो कहता हूँ अलिफ से ये तक बना है, क्योंकि अलिफ से ये तक 52 वर्ड्स होते हैं। यानी आई मीन आई वुड लाइक टू से दैट कि हमेशा ऑप्शंस ज़्यादा रखे जाएंगे डिसीजन, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ वन। और जजमेंट यही है कि आप उसमें से इवेल्युएट करें। इवेल्युएट का मतलब होता है कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें और वो उसमें से चूज करें जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये इन्होंने पिक्चर के ज़रिए आपको समझा देते हैं। ये मैच स्टिक दी और आप उसको बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। इंसान अपनी अक्ल से बना सकता है, देखेंगे इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से ये 3 मग वाली एग्जाम्पल दी थी कि तीनों को इक्वल करना है, तो हम